और आज डेली क्रिकेट के आंसर्स आपके सामने हम लेकर हाजिर हैं। जी हाँ, सेशन 3 के सारे आंसर्स लेकर हाजिर हैं। आपके कई सारे क्वेश्चंस आए, तो चलिए अब वक्त आ गया है कि उनके आंसर्स हम देना शुरू करें। सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन उठाया, जी हाँ, जीत कंजी लाल, जी हाँ, इन भाई का है। इन्होंने पूछा है कि डच टीम में काफी सारे मैच विनर्स प्लेयर्स हैं और जो अभी तक अपने आप को सही तरह से प्रूव नहीं कर पाए हैं। कई मौके मिले लेकिन वो फेल लगातार हो रहे हैं। इसके पीछे क्या आपको रीजन नजर आता है? बिल्कुल, और इसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन है क्रिकेट। जो मुझे लगता है कि नीदरलैंड काफी ज्यादा जो क्रिकेट है वो कम खेल रहा है क्रिकेट। अगर मैं कहूँ, आप सोच रहे होंगे कि कहाँ खेल रहा है, तो बड़े बड़ों के खिलाफ खेल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे, ज्यादा कंपिटिटिव क्रिकेट खेलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नीदरलैंड ओडीआई सुपर लीग के भरोसे ही ज्यादा बैठा है। बिल्कुल, वो सीरीज दर सीरीज ज्यादा खेल रहे हैं। अपनी प्रैक्टिस, अपनी जो कॉम्पिटिटिव मैच डोमेस्टिक होता है वो नहीं खेल रहे हैं। तो सीरीज दर सीरीज अगर मैचेस खेलेंगे आप, तो आप उसमें जो गलतियां कर रहे हैं वो सुधारेंगे कहाँ? इन्हीं तरह की मैचेस में वो कहीं ना कहीं नजर। अब आयरलैंड को देखिए, कितना ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं वो, बजाय फिर भी वो भी इतने टीम अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन आप देखिए वो कितना क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। या बिल्कुल। और इनका एक सवाल और है कि 2023 वर्ल्ड कप में कौन सी 2 टीम्स हैं जो पार्टिसिपेट कर सकती हैं एसोसिएट्स की तरफ से? आपको लगता है क्या कोई चांस बनेगा? अगर पहुंचेगी तो कोई टीम? ज्यादातर चांस जो है वो स्कॉटलैंड या ओमान, इन दोनों का ही ज्यादा नजर आता है। उम्मीद कम है कि कोई पहुंचेगी, लेकिन जो पहुंचेगी भी तो इनमें से कोई एक होगा या 2 होंगे। बिल्कुल, बस ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबीन केसी जी, इन्होंने पूछा है कि बिग टेस्ट प्लेइंग नेशंस जो है वो एसोसिएट टीम्स को मैचेस के लिए इनवाइट क्यों नहीं करते हैं, या फिर आईसीसी जो है बिग टेस्ट प्लेइंग नेशंस के साथ एसोसिएट टीम्स के मैचेस अरेंज क्यों नहीं करवाते हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन है सबीन जी, हमने आपको इससे पहले भी कई वीडियोस में हमने बताया है लगातार कि जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस बोर्ड है, आजकल की क्रिकेट को आप लोग बार बार शायद 80s के जमाने की क्रिकेट समझ रहे हैं, 90s के जमाने की क्रिकेट समझ रहे हैं। हम आप अपने वीडियोस में लगातार ये कहते आए हैं कि 2021 यानी अभी का जो क्रिकेट है वो टोटली कमर्शियल क्रिकेट है। अगर आप व्यूअरशिप नहीं दे पाए, अगर आप प्रॉफिट नहीं दे पाए, अगर आप इनकम नहीं दे पाए, अगर आप व्यूअरशिप नहीं दे पाए, तो डेफिनेटली आपकी सीरीज नहीं होगी। और अगर किसी वजह से एक बार हो भी गई है तो अगली सीरीज 10 साल बाद ही होगी। इसी रीजन की वजह से टेस्ट प्लेइंग नेशन जो है ज्यादातर उनको क्लिक करते हैं जहां पर उनको व्यूअरशिप मिले, प्रॉफिट मिले। तो डेफिनेटली है वो कि एशिया टीम्स के साथ वो उन्हें मिलता हुआ नजर नहीं आएगा इसे। और उसके बाद उन्हें ऐसा लगेगा कि इनका मैचेस, इनके साथ मैच खेल के क्या हम गेन करेंगे, क्या हमें प्रॉफिट होगा। इसीलिए इस तरह की जो बोर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं डरते हैं इस तरह के एशिया टीम्स को इनवाइट करने। इनवाइट तो बहुत दूर की बात है। अब आप बारी आती है, आपने पूछा कि आईसीसी इनका अरेंज क्यों नहीं कराता, तो डेफिनेटली हमने पहले ही कहा था कि आईसीसी 3-4 बोर्ड्स के इर्द गिर्द ही अब रह गया है। हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा फंड जो है वो कहीं ना कहीं बीसीसीआई, एससीए हो, क्रिकेट इंग्लैंड हो और 1-2 बोर्ड्स है पाकिस्तान, और जो भी 5-6 बोर्ड्स है, बस यही प्रोवाइड कराते हैं इनको सबसे ज्यादा। मैं प्रॉफिट की बात करूँ, और सबसे ज्यादा तो बिग 3 हैं, उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं तो उन्हीं के ज्यादातर डिसीजन इंप्लीमेंट होते हुए आपको आईसीसी में नजर आते हैं। ये मत सोचिएगा कोई अगर रूल आया है, कोई रेगुलेशन आया है या फिर कोई एक नया कुछ लागू हुआ है तो वो पूरी तरह से आईसीसी की तरफ से आया है, बिल्कुल नहीं। इसमें 3 बोर्ड्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि 80% या फिर 90% क्रिकेट वो ही चला रहे हैं इस पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। अगर हम बात करें, जो फंड भी जाता है शेयर्स में, वो भी कहीं ना कहीं कहां से आता है, इसकी अगर डिटेल लेके बैठे तो डेफिनेटली वो 3-4 बॉडी ऊपर होंगे। तो जाहिर सी बात है आईसीसी उनको ही नहीं बोल सकता कि आप इनके साथ खेल लीजिए। डेफिनेटली वो डिसाइड करेंगे, और वो जब डिसाइड करने की बात आती है तो बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये सीधी बात है, हार्श रियलिटी है, आप कुछ नहीं कर सकते इसका। 10-15 साल में एक मैच हो जाए, 5 साल में एक मैच हो सकता है, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए कि वो इन्वाइट करेंगे। और ज्यादा चांस तभी बनता है जब ओडीआई वर्ल्ड कप आने वाला होता है, 50 ओवर वर्ल्ड कप आने वाला होता है, उसमें ही चांस बनता है कि उससे पहले अभी हमने देखा श्रीलंका, तो यही चांस बनता है, वरना नहीं। बिल्कुल। और उसके बाद है रोशन बेसनेट भाई का क्वेश्चन है कि व्हाई आईसीसी इज किलिंग एसोसिएट इंटरकॉन्टिनेंटल कप। तो इसको लेकर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जहां भी 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया कि कौन सा जो फॉर्मेट है वो ज्यादा बेहतरीन है इंटरकॉन्टिनेंटल को लेकर। हमने एक वीडियो बनाया, अभी जाके जरूर आप देख सकते हैं, उसका आपको डिटेल्ड आंसर इसका मिल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर लूं तो यहाँ पर यह है कि उन्होंने पूछा है 2022 साद अली, इन्होंने पूछा है 2022 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 4 सेमीफाइनलिस्ट आपके हिसाब से कौन होंगे? आप बताइए। बिल्कुल, देखिए सेमीफाइनलिस्ट की जहां तक बात है तो ऑस्ट्रेलिया को रखना होगा, होम ग्राउंड है, बहुत बड़ा एडवांटेज उनको जाता है। एक ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा ऑब्वियसली इंडिया होगी कहीं ना कहीं, जिससे वाइड बॉल में कहीं ना कहीं थोड़ा उन पे दाव लगाना होगा। ऐसे एकदम से हम उन्हें नहीं छीन सकते कि अगर लीग स्टेज से बाहर हो गए तो ऐसा नहीं है।
हो जाता है कभी कभार, लेकिन अब रोहित शर्मा कप्तान है, नए न्यू आइडियाज होंगे तो देखना होगा। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड जी हाँ, इंग्लैंड और पाकिस्तान, ये टीम कहीं ना कहीं लगती है। बिल्कुल। और उसके बाद सजद राजपूत, यहाँ इनका क्वेश्चन है कि T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच को अब कितने दिन रह गए। जाहिर सी बात है 37 डेज आज से रह चुके हैं, क्योंकि 15 फरवरी को पहला मैच होना है। उसके बाद अगर हम बात करें रामपति जी हाँ, इन्होंने दोबारा से क्वेश्चन पूछा है। इनका क्वेश्चन है कि नेपाल की जो बैटिंग यूनिट है वो आखिर वर्क क्यों नहीं कर पाती है। हमेशा हमने देखा है कि बॉलिंग यूनिट उनका बेहतर है, लेकिन बैटिंग आज भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करती है। आपकी क्या राय होगी यार इसमें? अब बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं ये तो है, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। डिसअपॉइंट तो है ही कहीं ना कहीं, और डिसअपॉइंट ज्यादातर जो देखने को मिलता है वो स्लोअर की वजह से ही, काफी धीमा खेलने की वजह से ही देखने को मिलता है। ये चीज भी हो सकता है कि कोच शायद काम नहीं कर रहे हैं बेहतर तरीके से बैटिंग और उसमें। बिल्कुल सही, कोच बदल गए। हमने देखा डेव व्हाइटमोर सर आए, वहां पे भी वही रहा। उसके बाद अब पोर्ट सर आए, देखना होगा क्या करते हैं। क्या कोचिंग में कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है बैटिंग में, क्योंकि वहां पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं, इससे ये भी साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं प्लेयरों को उन्हीं में रहने की छूट दी जा रही है। चेंज की बहुत जरूरत है। अब क्रिकेट काफी बदला है, काफी बदल चुका है क्रिकेट। तो अब भी अगर आप धीमा खेलेंगे, स्लो खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये कोचिंग पे भी सवाल खड़े करता है। आपके डोमेस्टिक पे भी सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो जाते हैं। वहीं से क्रिकेट को थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे ना, तो जरूर बैट्समैन के अंदर भी ये चीज आएगी, कब स्ट्राइक रेट बदलना है, कब क्या बदलना है। तो कोचिंग में प्रॉब्लम बहुत है। बिल्कुल। पवन सिगड़ेल जी हाँ, इनका क्वेश्चन है कि क्या पॉल स्टिरलिंग पे आयरलैंड की टीम जो है कुछ ज्यादा ही डिपेंडेबल है, क्योंकि उनके आउट होते ही कहीं ना कहीं ये टीम कोलैप्स होती हुई नजर आती है। फिर ज्यादातर जो रन्स है वही मारते हैं, क्योंकि पिछले साल भी ओडीआई में टॉप स्कोरर वही रहे। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर ने। जो भी कहा है वो बिल्कुल सही है। पॉल स्टर्लिंग पे ओवर डिपेंडेंट है, केविन ओब्रायन पे टाइम को ओवर डिपेंडेंट थे। ये सब चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, और कहीं ना कहीं कुछ टीमों में भी ये देखने को मिलती है। खाली आयरलैंड की बात नहीं है, कई टीमों में। अभी जैसे वेस्ट इंडीज में है, तो ओडीआई को व्हाइट बॉल को कायरन पोलार्ड संभाले हुए हैं, अगर मैं काफी हद तक कहूं। कल लास्ट नाइट भी हमने देखा कायरन पोलार्ड ने हाफ सेंचुरी बनाई, उन पे काफी डिपेंड रहता है। वैसे ही आयरलैंड का हाल है। व्हाइट बॉल में कहीं ना कहीं पॉल स्टर्लिंग पे ओवर डिपेंडेंस तो है। प्लेयर मिडिल ऑर्डर तो एकदम खोखला सा है। बिल्कुल खोखला सा है, लेकिन इसे सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कल भी हमने मैच में देखा है। क्या नेपाल की ये मोस्ट बैलेंस साइड है अभी की जो है ग्लोबल क्वालिफायर्स में, जो ओमान में खेलने वाली है? मोस्ट बैलेंस साइड अगर आपने ये सिर्फ नेपाल के पूरे ओवरऑल में पूछा है तो जाहिर सी बात है कि हाँ काफी बैलेंस्ड है। ओपनर्स अच्छे हैं, मिडिल ऑर्डर में कुछ प्लेयर्स हैं, दीपेंद्र सिंह यारी, ज्ञानेंद्र मल्ला के फाइनली इंक्लूड होने के बाद, अब कैंप में जुड़ने के बाद, तो अब ये टीम काफी स्ट्रांग है। लोअर, जैसे हमने कहा, लोअर पावर हिटिंग में किसी भी एशियाई टीम से सबसे बेहतर नेपाल यहाँ करता हुआ नजर आ रहा है। बॉलिंग डिपार्टमेंट में संदीप लामिछाने हैं और पेसर्स भी है, तो डेफिनेटली एक अच्छी बैलेंस साइड नजर आ रही है। अगर आप पूछ रहे हैं टोटल जितनी भी ग्लोबल क्वालिफायर्स में खेल रही हैं टीमें, तो डेफिनेटली नहीं, वहां पर ओमान इनसे बेटर बैलेंस साइड नजर आएगी आपको। और आप जब मैच देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा, भले अभी आपको इस बात पे यकीन ना हो। परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट करता है ऑन द ग्राउंड, भले ही पेपर पे कितने भी स्ट्रांग आप नजर आए। तीसरे क्वेश्चन की बात करूं इनके, दीपेंद्र सिंह यारी क्या मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन है ऑफ नेपाल स्क्वाड? बिल्कुल, डेफिनेटली नेपाल स्क्वाड के कुछ सोच समझ के उनको वीसी दिया गया, काफी जिम्मेदार है वो, और डेफिनेटली बहुत टैलेंटेड स्क्वाड में है। किस तरह की फॉर्म उनकी रहती है अब इंजरी के बाद देखना होगा। बिल्कुल। उसके बाद अयान, उन्होंने पूछा है हमारी फेवरेट एसोसिएट टीम। फेवरेट एसोसिएट टीम ऑब्वियसली नामीबिया, मे बी नामीबिया अच्छी स्क्वाड है। नामीबिया के पास प्लेयर भी हैं, पर अच्छा अभी वो लेटेस्ट अच्छे हुए हैं। लेकिन हमारी जो फेवरेट है वो कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड, हम पुराने से फॉलो करते आ रहे हैं। जब पीटर मॉम्सन हुआ करते थे तब हमने देखा था स्कॉटलैंड को, बहुत अच्छी टीम थी तब से लेकर अब तक। बिल्कुल। और मैं एक चीज क्लियर बताना चाहूंगा, एसोसिएट टीमों में जो स्कॉटलैंड है ना, आप चाहे कुछ भी कह लें, कोई भी रीजन दे ले, लेकिन स्कॉटलैंड ने अपने आप को इस तरह से कैरी किया हुआ है कि वो लगता ही नहीं है कि वो एसोसिएट टीम है, सिर्फ वो एक टीम है। उनका जो ग्राफ है वो काफी ऊंचा है, उन्होंने जो प्रेजेंटेशन अपना तैयार किया वो आउटस्टैंडिंग है। लगता ही नहीं है कि स्कॉटलैंड एक एसोसिएट टीम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमांशु जोशी, क्या आप बता सकते हैं कि एसोसिएट्स और टेस्ट प्लेइंग नेशन से कुछ डिसअपॉइंटमेंट आपके हिसाब से जो आपको फील हुआ हो? एसोसिएट से आप बताइए, मोस्ट डिसअपॉइंटिंग मोमेंट आपको लगा हो हाल फिलहाल में कुछ ऐसा? बिल्कुल, मोस्ट डिसअपॉइंटिंग तो मुझे ये वर्ल्ड कप में जो देखा मैंने, कहीं ना कहीं हमने जो देखा है परफॉर्म, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं कि एसोसिएट बातें बहुत ज्यादा करते हैं। जी हाँ,
आप बातें बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन परफॉर्म आपसे होता नहीं है, ये देखने को मिला है। आपने बड़ी टीम के खिलाफ 100 रन पार कर लिए तो उसका हवा बना दिया, आपने बड़ी टीम के खिलाफ एक ओवर अच्छा डाला तो उसका आपने एकदम ट्विटर पे आके आपने धूम मचा दिया। तो ये सब चीजें बहुत देखने को मिलती है, लेकिन एक्सेप्ट जो चाहिए जो क्रिकेट में होता है, आप जीते हो या हारे हो इसकी कोई बात नहीं करता। आप इतने टाइम बाद भी आके अगर एक ओवर और 100 रन पार करने की खुशी मना रहे हैं तो एसोसिएट में ये बहुत दुखी होता है ये देखने में कहीं ना। बिल्कुल, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में हमें उम्मीद थी कि टेस्ट प्लेइंग नेशंस को कहीं ना कहीं हराएंगे, तो लेकिन वो हमें देखने को नहीं मिला। खास करके सुपर 12 की मैं बात कर रहा हूँ, और ऐसे नहीं कि कोई क्लोज भी पहुंचा हो, सब एक तरफा मैचेस हुए हैं। कब तक आप अच्छा खेले टक्कर दिए से काम नहीं चलने वाला। उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन ले तो यहाँ पर होगा, इन्होंने पूछा है कि नेपाल की प्लेइंग 11 आकाश न्यूपने जी इन्होंने पूछा है कि नेपाल की प्लेइंग 11 वर्ल्ड कप में क्या हो सकती है। तो वर्ल्ड कप तो बहुत दूर की बात है, अभी तो पहले तो ग्लोबल क्वालिफायर्स हो, उसमें उसको पार करें, उसमें काफी हर्डल है। उससे पहले हमने से कहा था कि पीएम कप पे हमारी नजर होगी, तो उसमें पहले 30 स्क्वाड्स को देखेंगे किस तरह से वो काम कर रहे हैं। उसके बाद हम अपनी 15 स्क्वाड अनाउंस करेंगे, तो उसमें आप जरूर देख सकते हैं कि आखिर वो कौन से होंगे। वर्ल्ड कप के लिए प्लेइंग 11 भाई आप कुछ ज्यादा ही लंबा सोच रहे हैं, सोचना अच्छा है लेकिन अभी कुछ ज्यादा ही ये आगे पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन है शेख हमजा, इन्होंने पूछा है कि 5 साल बाद रोनाल्डो और मेसी के रिटायर होने के बाद क्या आपको लगता है, उनको ऐसा लगता है कि क्रिकेट जो है फुटबॉल से ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा ओवरऑल वर्ल्ड में, और कहीं ना कहीं एशियन क्रिकेट की हेल्प से नंबर 1 स्पोर्ट्स बन जाएगा क्रिकेट ओवरऑल वर्ल्ड में? क्या कहना है हमारा? नहीं, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि देखिए रोनाल्डो मेसी अभी हैं, उन्होंने जितने साल तक ये काम किया है, बिल्कुल उन्होंने जिस तरीके से अपना दबदबा बनाया है और किसी स्पोर्ट को बढ़ने ही नहीं दिया आगे। पर ये नहीं भूलना चाहिए कि और भी प्लेयर हैं। फुटबॉल जो है वो रग रग तक वाकिफ है, फुटबॉल कहीं ना कहीं और प्लेयर्स को लेके भी है। लेवेंडोस्की को देख लें आप, वहां पे पोग्बा, मोहम्मद सलाह, सब है वहां पे कहीं ना कहीं। अभी बार्सिलोना के यंग प्लेयर आ रहे हैं, करीम बेंजेमा रियल मैड्रिड से जुड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि रोनाल्डो मेसी के बाद क्रिकेट इमेंस पॉपुलर हो जाएगा उनके जाने के बाद, ऐसा कुछ नहीं है। फुटबॉल रहेगा, था, है और रहने ही वाला है फुटबॉल। क्योंकि जो अदर एसोसिएट टीमें हैं वहां पे, जो और एसोसिएट टीमें T20 या एफिलिएट टीमें जो है वो सब इमेंस पॉपुलर है वहां पे फुटबॉल। वहां क्रिकेट पहुंच पाना धीरे धीरे, और आईसीसी के जो अरेंजमेंट्स हैं, जो प्रोग्राम है, वो बहुत ज्यादा ढीले हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एक चीज में छोटा सा एग्जांपल, मैं इतना फुटबॉल फॉलो नहीं करता हूं, ये बहुत करते हैं, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल फिर भी देना चाहूंगा। आप कभी क्लब्स के मैचेस देखते होंगे, जाहिर सी बात है, जो रोनाल्डो और मेसी के नहीं होते हैं, रोनाल्डो मेसी उन मैचेस में नहीं होते हैं, उसमें भी आप देखिए खचाखच स्टेडियम भरा हुआ होता है। बहुत सारे मैचेस में एक पैर रखने की जगह नहीं, जगह नहीं होती उन सब में। तो आखिर वो क्या है? आपको क्या लगता है कि एसोसिएट के मैचेस जब होंगे आगे जाके तो इतना खचाखच स्टेडियम आपको देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं। हम स्कॉटलैंड, नामीबिया की ग्राउंड्स को देखते हैं, नीदरलैंड ग्राउंड्स में आधी ग्राउंड खाली होता है। तो ये नहीं कि फैंस का भी जुड़ना बहुत जरूरी है, और आईसीसी का ढीला रवैया तो है ही है। विक्रम सबकोटा इन्होंने पूछा है कि आप लोगों के व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर कौन से देश के सबसे ज्यादा हैं? ठीक है, चलिए, सबसे बड़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये नेपाल की तरफ से सबसे ज्यादा है। इसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको समझा देता हूं। एसोसिएट्स को हम सबसे ज्यादा प्रमोट करते हैं, और एसोसिएट्स में हमारी जो लैंग्वेज है वो है, हम यूज करते हैं हिंदी। तो हिंदी में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग वाली एसोसिएट कंट्री जो है वो डेफिनेटली नेपाल है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ओमान है, लेकिन ओमान में क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल कहीं ना कहीं पॉपुलर है। क्रिकेट वो हमने देखा T20 वर्ल्ड कप में भी, तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर ओमान की फैन फॉलोइंग नेपाल के बराबर होती तो डेफिनेटली वहां से भी कई सारे व्यूअर्स जुड़ते हैं, लेकिन पूरे ओवरऑल नेपाल के सबसे ज्यादा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट चांसेस ऑफ नेपाल टू प्ले T20 वर्ल्ड कप? नेबन मैनाली जी उन्होंने पूछा है कि योर प्लेइंग 11 फॉर नेपाल अगेंस्ट ओमान। प्लेइंग 11 जैसे कि हमने कहा अभी थोड़ा दूर है, लेकिन पीएम कप से पहले हम नजर हमारी रहेगी, उसमें स्क्वाड हम अनाउंस करेंगे 15 की, वहां से कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 के बाद मैच प्रीव्यू में आपके सामने रखेंगे। T20 क्वालिफायर के लिए कोई नया फेस एंड जो आपकी नजर में है नेपाल की तरफ से, उनको ऐड करना चाहिए और वो कुछ बड़ा कर सकता है? बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ऐसा कोई नए इस तरीके से नहीं है। मैं नए को मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई नया, मैं पुरानों को ही देखना चाहूंगा। जी हाँ, मैं पुराने को किसी अच्छे कुशल मल्ला को मैं चलते हुए देखना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ उनकी तरफ से। अब उनका टाइम आ गया है, T20 क्वालिफायर है, अब बहुत अच्छा मौका है उनके पास।
दुनिया में अपना एक छाप छोड़ने का, एक नाम छोड़ने का। बिल्कुल, तो क्वेश्चन में पे हमारी नजर रहेगी। अगले क्वेश्चन को अगर मैं पिक करूं, नंदू नाग जी ने पूछा है क्या 2023 वर्ल्ड कप में 10 की जगह 11 टीम हो सकती है? एक टीम बढ़ जाने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल फर्क पड़ेगा, वो पड़ेगा व्यूअरशिप का फर्क, वो पड़ेगा बड़े बड़े रिपोर्ट्स है उनको खेलने का फर्क, बिल्कुल पड़ता है, हर चीज को पड़ता है। आपको ऐसा हमें लगता होगा, आपको लगता होगा बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। जाहिर सी बात है, ऑस्ट्रेलिया किसी एक एक्स्ट्रा टीम से वहां नहीं खेलना चाहेगा, भले वो जिम्बाब्वे हो चाहे वो आयरलैंड हो, वो 10 है, 10 ही काफी है। बहुत सोच समझ ने कहा ना, व्यूअरशिप आप 80s के जमाने में क्रिकेट छोड़ दीजिए, 2021 में अगर आप व्यूअरशिप और प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं आईसीसी को, तो आपके मैचेस बिल्कुल नहीं होने वाले, अपने में खेलते रहेंगे आप। चलिए उसके बाद अगली की अगर बात करें, निहाल रहेजा इन्होंने पूछा है, शुड आईसीसी मेक इट अ रूल फॉर द टॉप 9 क्रिकेट बोर्ड्स टू अडॉप्ट एसोसिएट नेशन? बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है एक्चुअली, कि आप अपने पास के देश को भी देखें, इससे एक बॉन्डिंग भी अच्छी होती है, अच्छा एक अवेयरनेस भी होता है, आपसे प्रॉफिट होगा, बिल्कुल होता है। और कहीं ना कहीं बहुत सही है, जैसे हम इंग्लैंड को देखते हैं कितनी हेल्प करता है वो स्कॉटलैंड की, ऐसे ही नेपाल की या ओमान, यूएई को हम देखते हैं कैसे बाकी पाकिस्तान हो या इंडिया हो किस तरीके से वहां पे अपने अपने मैचेस प्रोवाइड कराते हैं। ये सब चीजें अच्छी हैं, ये चीज होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। बड़े बोर्ड अगर साथ देंगे तो जो एसोसिएट क्रिकेट बोर्ड है बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे, बहुत तेजी से। बिल्कुल। उसके बाद अगला सवाल है, और एक चीज और, हाँ, आईसीसी इसको रूल कभी नहीं बनाएगा, ये याद रखिए, नहीं। वो कभी भी रूल नहीं बनाएगा, और बिल्कुल नहीं बनाएगा रूल, ऐसा सवाल ही नहीं उठता। ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है, आपको सुनना होगा। मनोज पौडेल उपाध्याय ने पूछा, नेपाल क्रिकेट कब इंडिया के क्रिकेट लेवल में आ सकता है? इसके लिए नेपाल को क्या क्या करना होगा? भाई ये सवाल आपका बिल्कुल ही अनऑब्वियस है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि नेपाल, सबसे पहली बात तो आपको किसी और बोर्ड की तरह बनना ही नहीं। दूसरी बात, आपको अपनी एक जगह बनानी है, आप खुद की जगह बनाइए, अपने बोर्ड मेंबर्स को ठीक करिए, वहां पर रूल रेगुलेशन लगाइए, वहां के क्रिकेट को बेहतर करिए, आप क्रिकेट को बेहतर करिए, ऑटोमेटिक आपका बोर्ड ऊपर जाएगा। किसी की रेगल करने की जरूरत नहीं, उसकी तरह बनना है, उसकी तरह बनना है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया की तरह नहीं है, फिर भी सक्सेसफुल है, इंग्लैंड इंडिया की तरह नहीं है, फिर भी सक्सेसफुल अपनी जगह पर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विल संदीप लामिछाने बी सोल्ड इन आईपीएल दिस सीजन? ओम प्रकाश नागी। भाई लीग्स को हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, प्रमोट नहीं करते, तो वो बिके ना बिके एक ही बात है। खैर वो खेले ना खेले वो उनकी बात है। हम बिग बैश को सपोर्ट नहीं करते, इसीलिए उनके बारे में कुछ डालते नहीं है, सिर्फ कम्युनिटी डालते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, MW नेपाल, इन्होंने पूछा है कि इज दिस गुड और बैड टू हैव अदर कंट्रीज प्लेयर इन कंट्री नेशनल टीम लाइक पाकिस्तान इंडियन प्लेयर्स इन ओमान? नहीं, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं होता। ये मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है, कि सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन चलिए अब रूल्स हैं, आईसीसी ने बनाए हैं, तो आप ये कर सकते हैं। अच्छी बात है आप कर रहे हैं, यानी कि अगर वहां से किसी देश से इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा तो वो वहां जाके खेल सकता है, ये अच्छा रूल है। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि आपके ग्रास रूट पे आपके फैंस कितने हैं, पसंद करते भी हैं यानी, या आप जबरदस्ती क्रिकेट को ढो रहे हैं अपने यहाँ पे, तो ये चीजें बहुत ज्यादा खुल के आ जाती हैं सामने। तो ये ओमान में भी काफी दिखता है कि कहीं लोकल प्लेयर नहीं है, बाहर के ज्यादा। एक अच्छी बात है, चलिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है अच्छे प्लेयरों को, ये अच्छी बात है, लेकिन आपके यहाँ क्रिकेट कितना पॉपुलर हो रहा है वो तो जीरो ही नजर आता है। जी बिल्कुल जीरो नजर आता है, क्योंकि ओमान में क्रिकेट अभी भी उस तरह का लेवल पे नहीं पहुंचा है कि वहां के लोकल प्लेयर्स 100-150 जितने भी हैं वो आ रहे होंगे, लेकिन कब तक आ रहे हैं पता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफी साल हो गए, जल्दी आना, इसलिए पता चल रहा है कि लोकल में इंटरेस्ट नहीं है, भले वो डोमेस्टिक में या फिर क्लब्स में एंट्री ले चुके हो। उसके बाद डिस्कवर गेमर, यहाँ इन्होंने पूछा है कि आप लोगों का क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। उससे पहले एक फनी सवाल है, खैर उसको तो छोड़ ही देते हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा कि इंडिया वर्सेस नेपाल का अगर मैच हुआ तो आप किसको सपोर्ट करेंगे, अपने देश को या एसोसिएट नेशन को? डेफिनेटली इंडिया को हम सपोर्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो डेफिनेटली इंडिया को सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसमें ऐड हो जाएगा, यहाँ पर नेपाल हो, चाहे स्कॉटलैंड हो, चाहे नामीबिया हो, या फिर कोई भी टीम हो, डेफिनेटली अगर वो जीतते हैं तो दूसरों की तरह हम मजाक नहीं बनाएंगे, बल्कि उनकी जम के तारीफ होगी और खुल के हम अपने प्लेयर्स की क्रिटिसिज्म करेंगे, जो आपको हार्डली देखने को मिलेगा। आप कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि इंडियन प्लेयर्स की कोई क्रिटिसिज्म कर रहा हो, सही तरीके से क्रिटिसिज्म कर रहा हो। सब बटरिंग करने में लगे रहते हैं, वो हमारे चैनल में नहीं मिलेगा। जहां पे खामियां हैं, जहां पे गलतियां हैं, हम चाहेंगे कि एशियन टीम्स बड़ी टीम्स को हराए, चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो। बिल्कुल आपने सपोर्ट पूछा, सपोर्ट ऑब्वियसली इंडिया को रहेगा, लेकिन हम चाहेंगे जरूर कि एशियन टीम्स बड़ी टीम्स को हराए, चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनिल मंडल की अगर मैं बात करूं तो इन अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप गेम नेपाल प्लेयर कैन परफॉर्म वेल। क्या आपको लगता है कि जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई है इसके तहत क्या नेपाल के प्लेयर्स बेटर परफॉर्म कर पाएंगे जो उनके माइंडसेट में चल रहा है? देखना होगा, ये थोड़ा मैं बता पाना भी मुश्किल है। कहीं ना कहीं संदीप लामिछाने अब तक नहीं आए हैं नेपाल,
अभी तक नहीं उतरे हैं। अगर अगर वो कैंप में होते, टीम का माहौल अभी पता चल जाता कि क्या होता कहीं ना कहीं। लेकिन अब वो थोड़ी देर से आएंगे, सीरीज में आएंगे, तो ये देखने लायक होगा, देखना होगा। अभी बोलना थोड़ा मुश्किल है, सच में मुश्किल है। जी हाँ, कमल सिंह खत्री ने पूछा है कि मैं आपका नेपाल से फैन हूँ और काफी आपकी वीडियोस को पसंद करता हूँ, कमेंट्रीज को पसंद करता हूँ। थैंक यू सो मच आपके लिए। उसके बाद अगला सवाल है एलिस कुमार श्रेष्ठा आर्ट। जी हाँ, उन्होंने पूछा है कि बेस्ट एसोसिएट क्रिकेट बोर्ड आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से हैं? तो डेफिनेटली अभी हमने एसोसिएट क्रिकेट बोर्ड्स की एक रैंकिंग वाली वीडियो बनाई है, 8 उसमें बोर्ड्स है, उसमें आप उस वीडियो को जरूर जाके देखिए, डिटेल में वहां पर आंसर दिया हुआ है। वहां पर आपने एक चीज और बोलते हैं आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड, लेकिन आयरलैंड अब एसोसिएट क्रिकेट नहीं है। ओमान क्रिकेट बोर्ड नहीं है हमारे हिसाब से, वो है स्कॉटलैंड, जो हमें सबसे बेहतरीन लगती है क्रिकेटिंग बोर्ड्स में, एसोसिएट्स में। T20 वर्ल्ड कप 2021 का व्यूअरशिप के मामले में सक्सेसफुल रहा है दबी उमेश। बिल्कुल, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच हुआ था उसने रिकॉर्ड तोड़ा, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच हुआ। आउट ऑफ 100 अबव मिलियंस, जी हाँ, इसके व्यूज आए थे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा। आई थिंक 167 करीब मिलियन व्यूज खाली इंडिया से थे। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इमेंस पॉपुलर हुआ है क्रिकेट। और कई देशों में अलग अलग, यूके की बात करें, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, हर जगह पे, पाकिस्तान की बात करें, सब में रिकॉर्ड तोड़ा है इस बार के वर्ल्ड कप में। तो जितना ज्यादा वर्ल्ड कप आगे बढ़ता जाएगा उतना उतना आप देखेंगे सारे जो रिकॉर्ड है वो शैटर्ड होते चले जाएंगे। बिल्कुल, और इसमें सबसे बड़ा हाल डिजिटलाइजेशन का। बिल्कुल, ऑब्वियसली। अगला क्वेश्चन बिसो साबकोटा जी, उन्होंने पूछा है क्या आप ब्रदर्स हैं या फिर फ्रेंड्स? दोनों ही हैं, ब्रदर्स भी हैं और फ्रेंड्स भी हैं, फ्रेंड्स जैसी बॉन्डिंग है और ब्रदर्स भी है। चलिए अगला क्वेश्चन उन्हीं का है, हाउ कैन ईपीएल बी अ ब्रांड लीग? एक अलग से वीडियो बनाइए, डेफिनेटली अच्छा टॉपिक है, अच्छा बनाएंगे जरूर आगे जाके, पीएम कप के बाद इसके बारे में जरूर सोचेंगे क्योंकि कल से शुरू हो रहा है। उसके बाद अगर हम पूछे, उन्होंने पूछा है कि हमारे फेवरेट 4 एसोसिएट बैटर्स एंड बॉलर्स। बिल्कुल, 4 की बैटर्स मैं बता देता हूँ, बैटर्स बॉलर्स आप बताइए। चलिए बैटर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे रिची बैरिंगटन एक बहुत पसंद है। उसके बाद पारस खड़का मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन डेफिनेटली वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मेरे वही रहेंगे पारस खड़का की मैं दोनों बात करूं अगर। उसके बाद तीसरे नंबर पर मेरे रैन टेन डॉशेट, भले रिटायर हो गए हो लेकिन मैं उन्हें भूल नहीं सकता, उनके मैंने बहुत मैचेस देखे हैं, आउटस्टैंडिंग वो बैट्समैन थे। और चौथे अगर मुझे चुनने हो तो यहाँ पर मैं चुनना चाहूंगा, चलिए असद वाला को। हाँ, क्योंकि असद वाला जितना उन पे प्रेशर होता है वो उतना ही शानदार खेलते हैं। उन्हें पता होता है मेरे अलावा कोई नहीं चलेगा, फिर भी वो चलते जरूर है, डिसअपॉइंट कभी नहीं करते। ये एक सबसे अच्छी क्वालिटी है उनकी एज अ बैटर। 4 बॉलर्स, बिल्कुल, 4 बॉलर्स की बात करें तो सबसे पहले तो संदीप रामीचानी, इन जैसा बॉलर मैंने एसोसिएट में नहीं देखा है। दबदबा जैसा इन्होंने बनाया है, ये एब्सोल्युटली फैबुलस है जब भी देखते हैं। दूसरे में मोहम्मद नावेद को कहूंगा, कहीं ना कहीं यूएई में 2015 का वर्ल्ड कप मुझे याद आता है, बहुत अच्छा जब वो खेले थे, बहुत अच्छा उनका वो परफॉर्म किया था उन्होंने कहीं ना कहीं। और बहुत सारे परफॉर्म हमने देखे भी थे उनके बहुत पहले, लेकिन इतना नहीं मालूम था कि इतने अच्छे भी वो हाईएस्ट विकेट टेकर है वो यूएई के आज तक अभी भी। तीसरा नाम कहीं ना कहीं जो देखने में आता है, जी हाँ, कहना होगा कि अभी नए में जो हमने देखा है काबू मोरिया का हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके के वो बॉलर है, आई स्वेयर उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट जाएगा। हमने जिस तरीके से उनको फॉलो किया है, सिर्फ 5-6 मैचेस हुए, लेकिन आप देखिएगा कि वो बहुत बेहतरीन बॉलर निकलेंगे। और चौथा, यहाँ थोड़ा डाउट है, चौथा नाम मेरे माइंड में अभी इस टाइम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड से बिल्कुल मार्क वाट वो बॉलर होंगे जिनका जो इन्होंने बॉलिंग कराई है जिस तरीके की इस वर्ल्ड कप। बिल्कुल, विच बैटिंग अप्रोच यू लाइक, डिफेंसिव और एग्रेसिव? इन्हीं का क्वेश्चन है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है, जाहिर सी बात है, सिचुएशन जिस तरह की है उसी तरह की अप्रोच होगा। अब अगर आप हर जगह ऋषभ पंत की तरह बैट चलाएंगे तो वो भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो देखिए वो एग्रेसिव वहां काम नहीं आ रहा है। सोच समझ के हर जगह काम करना होता है। एक और विकेश घिमिरे ने पूछा है कि आपकी फेवरेट एसोसिएट कंट्री जहां आप विजिट करना चाहेंगे? डेफिनेटली जर्मनी, हम दोनों की ही जर्मनी होगी सबसे पहला अगर हम कहीं जाना चाहेंगे तो। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर मैं लूं यहाँ पर तो वो होगा स्वागत नेपाल। जी हाँ, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई दिस ग्रुप हैज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जो T20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालिफायर्स की ग्रुप्स आगे 2 ग्रुप में हो गया है। देखिए अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, या फिर इसीलिए आपके पास कोई ग्रुप्स नहीं है और हम आपके सामने लेकर नहीं आए। ऐसे नहीं कि कुछ भी हम आपके सामने ले आए, जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगी उसके बाद ही आपके सामने हम इसको प्रेजेंट जरूर करेंगे। क्योंकि सिर्फ एक फिक्सर आया हुआ है कुछ नेपाल के प्लेयर्स पेजेस में कि नेपाल का फिक्सर ये है, और भी तो है, हमें उनको भी लेके चलना है। जब तक उनके फिक्सर्स नहीं आते हम एक साथ इस वीडियो को नहीं बना सकते। और आई कांट अंडरस्टैंड द रूल ऑफ आईसीसी, हमें भी समझ नहीं आता भाई। उसके बाद अगर हम बात करें, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुरजोत आर्यन सिंह ने पूछा है
कौन सी टेस्ट प्लेइंग टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जा सकती है? 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर। एक दो टीम। दो टीम में जहां तक बात है तो कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे वो एक टीम होगी और एक आयरलैंड होगी। ऑब्वियसली दो टीमों की अगर हम बात करें। बिल्कुल। अगर वर्ल्ड कप लीग 2 कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या टॉप 3 टीम्स को परसेंटेज के हिसाब से भेजा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, परसेंटेज के हिसाब से बिल्कुल नहीं होगा, पॉइंट सिस्टम के हिसाब से ही होगा। आगे कितनी, और सबसे पहली बात आईसीसी पूरी कोशिश करेगा, अभी बहुत टाइम है, पूरी कोशिश करेगा, देखिएगा ज्यादा से ज्यादा मैचेस होंगे और पूरे 36 के मैचेस कराने की पूरी कोशिश करेगा। अगर नहीं होता है तो पॉइंट्स के हिसाब से ही जाएंगे, परसेंटेज के हिसाब से बिल्कुल नहीं। खैर, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर ये अभी अभिष भंडारी ने वही क्वेश्चन पूछा था ग्रुप डिवीजन को लेकर, तो डेफिनेटली ग्रुप डिवीजन अभी तक पूरा डेटा नहीं आता, ऑफिशियली हम आपके सामने नहीं रख सकते। उन्होंने पूछा था कि आप कोई फिक्स टाइम रख दीजिए यूट्यूब वीडियोस का अपलोड करने का। देखिए, क्रिकेट का चैनल है, कोई मैच किस वक्त खत्म होता है, किस वक्त नहीं खत्म होता, कोई न्यूज आ जाए तो कोई फिक्स टाइम इस तरह के चैनल्स में नहीं हो सकता। अगर आप मान लीजिए कोई न्यूज का चैनल खोलते हैं, क्रिकेट न्यूज का चैनल खोलते हैं, इसमें आप फिक्स टाइम कैसे बताएंगे? मान लीजिए कोई ब्रेकिंग न्यूज आ गई क्रिकेट में और वो उसका न्यूज हम अपने फिक्स टाइम पे देंगे 7-8 घंटे बाद, तो ये कैसे काम चलेगा? तो कहीं ना कहीं फिक्स टाइम इस तरह की चीजों में नहीं हो सकता। हम अपने पर्सनल वीडियोस किसी फिक्स टाइम पे ला सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो मैचेस के एनालिसिस है या न्यूज है उसके लिए तो तुरंत हमें वीडियो बनाने होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा सरोज बसनेट। जी हाँ, आने वाले एक ईयर में नेपाल की तरफ से दो बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर आपको लगता है जो अभी लंबा जा सकते हैं और इंप्रेस कर सकते हैं? नेपाल की तरफ 2 बैट्समैन 2 बॉलर्स और 2 ऑलराउंडर। 2 बैट्समैन की बात करें तो कुशल भुरतेल और कुशल मल्ला। ऑब्वियसली 2 बॉलर की बात करें तो संदीप रामचंद्रन को मैं बहुत ऊंची हाइट पे देखना चाहूंगा, उन्हें बहुत ज्यादा। और एक और यहाँ पे विवेक कुमार, माफ कीजिएगा, जी हाँ विवेक यादव, माफ कीजिएगा दुर्गेश गुप्ता, जी सॉरी दुर्गेश गुप्ता जो है, उन्हें अगर नेशनल स्क्वाड में जगह मिलती है तो कहीं ना कहीं उन्हें देखना चाहूंगा मैं कि वो, क्योंकि हमने ईपीएल में देखा था उन्हें अच्छे निकले थे, वो काफी अच्छे थे। और 2 ऑलराउंडर अगर मैं कहूं कहीं ना कहीं तो ऑब्वियसली एक तो करण केसी है ही, जिस तरीके से वो ऑलराउंडर है, और दूसरे कुशल मल्ला आ जाते हैं। कुशल मल्ला ऑलराउंडर, जी हाँ, कुशल मल्ला को हम देखना चाहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना, आप कितने टैलेंट्स भरेंगे? पहले जो आपके पास है वो तो यूटिलाइज हो, वो यूटिलाइज नहीं हो रहे, तभी 8 साल हो गया अभी तक वर्ल्ड कप में सोखा है। या इतना भर के कोई फायदा नहीं है कि आप सोचेंगे कि अरे इतना अपार्टमेंट ले आए तो बहुत बड़ा वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यूटिलाइज अभी भी नेपाल नहीं कर पा रहा है। अगला क्वेश्चन है प्रतीक पांडे ने पूछा, फर्स्ट क्लास मैचेस एसोसिएट टीम्स के बीच में क्यों नहीं खेले जाते? ये जो सवाल है इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। तो यार आप इसका क्या आंसर देंगे, क्योंकि प्रतीक पांडे भाई का बहुत ही बेहतरीन आंसर सवाल है। बिल्कुल, और देखिए एसोसिएट में ये बहुत देखने को मिलता है, बातें बहुत ज्यादा होती हैं, किसी देश को ब्लेम करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन खुद में ही पहले ठीक करें वो कुछ यहाँ होता नहीं है किसी भी बोर्ड से या किसी भी टीम से। फर्स्ट क्लास मैच कराया जाए बहुत बेनिफिट होगा किसी को भी। आप बिल्कुल सही कहा आपने, अगर आप किसी को विजिट करा, हमने एक्चुअली ये वीडियो भी बनाया था कहीं ना कहीं कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंटरनेशनल सीरीज खेलने के लिए ही बुलाएं। आप कहते रहते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल कप कराइए, ये कराइए, वो कराइए, आप खुद क्यों नहीं लिस्ट ए के मैचेस खेलते हैं? आप खुद वनडे मैचेस क्यों नहीं खेलते हैं? वो भी नजर नहीं आता। आप गलतियां करते हैं वर्ल्ड कप में, ऐसे इवेंट्स पे खामियां गलतियां करते हैं, उसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ अगला इंतजार होता है। आप देखिए स्कॉटलैंड, नामीबिया T20 वर्ल्ड कप खेल के आए, बैठे हुए, कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ऐसे ही चल रहा है। यही प्रॉब्लम है सारी बोर्ड्स में। कहना ब्लेम करना बहुत आसान है, ब्लेम करना, लेकिन मैचेस आप खुद ही नहीं खेलना चाहते तो फिर क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत सही कहा आपने, फर्स्ट क्लास मैचेस होने ही चाहिए। अभी ओमान ने जिस तरीके से मुंबई टीम को बुलाया था, हमने देखा 50 ओवर के उन्होंने मैचेस भी खेले, तो इस तरीके से अपने बोर्ड्स को जरूर करना चाहिए। 50 ओवर के मैचेस, वनडे मैचेस हों और उसके बाद T20 मैचेस हों। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि दूसरे हम देशों के अपने क्लबों से तो कांटेक्ट रख सकते हैं ना, उतना तो हार्ड नहीं है, ये तो हम कर ही सकते हैं कम से कम। या जो T20 एसोसिएट टीमें हैं उनके साथ हम 50 ओवर के मैचेस खेलें, ये सब बहुत अच्छा होता है, तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट क्लास में ही गिना जाएगा, तो ये बहुत बेनिफिट होगा। ओमान वर्सेस मुंबई एक बेहतरीन एग्जांपल है। और आपको अपने आसपास के बोर्ड से भी थोड़ा सा फ्रेंडशिप बढ़ानी होगी कहीं ना कहीं सब चीजों के लिए, ताकि आप उनसे भी कुछ हेल्प ले सकें और बाकी अपने लोकल में भी तो करा सकें। उसके बाद अगला सवाल है रोशन बसनेट का, इन्होंने पूछा कि व्हाई अदर कंट्री बाइंग प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान? क्योंकि भाई उनके पास पैसे हैं। उसके बाद रोशन, इन्हीं का एक और क्वेश्चन है, व्हाई आईसीसी इज किलिंग एसोसिएट कंट्री?
किलिंग मैं नहीं कहूंगा, अगर आईसीसी किलिंग करना होता तो एसोसिएट के मैचेस ही नहीं होते, क्योंकि अगर आईसीसी ने अपना हाथ खींच लिया, मैं कह रहा हूं आपको साल में एक सीरीज भी कराने के वादे पड़ जाएंगे एसोसिएट्स के, अगर आईसीसी ना। ऐसा नहीं है, आईसीसी बहुत फंडिंग देता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म देता है, आईसीसी किल नहीं कर रहा। ये है कि अनफेयर बहुत ज्यादा है, अनफेयर है एसोसिएट्स के साथ, अनफेयर वर्ड यूज कर सकते हैं, किल नहीं। अगर एक बार आईसीसी कह दे चलिए हम 2 साल तक नहीं कर रहे हैं, एसोसिएट टीम्स अपने दम पे मैचेस करा लेंगे, नहीं होने वाला। अभी मुझे ही बताइए आईसीसी इवेंट्स के अलावा कितनी एसोसिएट टीम्स हैं जो आपस में मैच खेलती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चलिए आगे, लास्ट क्वेश्चन है ये फाइनली, मी पांडे जी, इनका ये क्वेश्चन है, अफगानिस्तान ने आपके हिसाब से फुल मेंबरशिप किस तरह से अचीव किया और एसोसिएट क्रिकेट टीम्स को इनसे क्या सीखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। अफगानिस्तान ने जिस तरीके से अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग किया है, मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल में इस तरीके से कहीं देखने को मिला है। आप उनके वहां आज से 5-6 साल पहले जाइए, उन्होंने खूब कड़ी मेहनत करी है। आपको तभी जाना पड़ेगा क्योंकि उनको 2018 में मिला था। बिल्कुल अभी का मत सोचिए 3 साल में क्या हुआ। जिस तरीके से उन्होंने अदर बोर्ड से अपने सोर्सेज चलाए हैं, बातचीत करी है, सबसे इम्पोर्टेंट खुद गए हैं अपने आप को ईगो को साइड में रख के वो खुद गए हैं टेबल पे बात करने के लिए, 50 बार बात करने गए हैं। बिल्कुल इंडिया की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली हम इंडियन बोर्ड की बात कर रहे हैं। वो हमारे यहाँ हमारे बोर्ड से उन्होंने खूब बातें की, अपने यहाँ पे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया, तब जाके देहरादून और नोएडा जैसे जगहों पे वहाँ होम ग्राउंड कहलाया जाता था कि ये होम ग्राउंड है अफगानिस्तान टीम का, ये जब भी मैच होंगे तो यहाँ होंगे। सबसे बड़ा डोमेस्टिक स्ट्रॉन्ग करना और अपने जो नेबर कंट्रीज हैं, जो बिग बोर्ड्स हैं नेबर के साथ, उनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, बार बार बातचीत जारी रखना, ईगो को साइड रख के। बिल्कुल डेफिनेटली। सबसे यानी जो आपने पूछा है कि कैन किस तरह से अप्रोच कर सकता है, बिल्कुल अप्रोच कर सकता है, अप्रोच होगा तो ना, इस तरफ से अप्रोच होगी एक पॉजिटिव वे में। आप एसोसिएट टीम है वो नहीं है, आपको अपनी तरफ से अप्रोच करना होगा और दूसरी बार करना होगा। आप सोचेंगे एक बार गए थे उन्होंने इतना अच्छा वैल्यू दिया, अरे छोड़ो हम अपना खुद करेंगे, तो फिर आप ये मत बोलिए कि बोर्ड से आसपास के हेल्प नहीं करते। अब एक बार जाके आप कह रहे हैं तो हमने अपना कोटा पूरा कर लिया, ऐसे नहीं होने वाला। ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीजन रहा है अफगानिस्तान का डोमेस्टिक। दूसरी बात उनका जो अपने नेबर कंट्रीज के साथ जो बोर्ड्स का जो वो है एवोल्यूशन, वो काफी शानदार रहा है। ये सारे आंसर्स थे, ये सारे क्वेश्चंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका हम आंसर पहले भी दे चुके हैं। उम्मीद है कि आपको हमारे आंसर्स पसंद आएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स अगर आप पसंद करते हैं तो ही आपको आंसर्स पसंद आएंगे, उसके अलावा शायद आपको पसंद आए। अगर आप सोचेंगे कि हम रूल बुक उठा के कोई आपके सामने रख दें तो वो फालतू होगा, क्योंकि आपने इसलिए वजह से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर हमारी बातें आपको बिल्कुल पसंद आई और हार्ड हिटिंग लगी हो, क्योंकि हम सिर्फ वही चीजें यहाँ पर रखने की कोशिश करते हैं। एंड एक चीज मैं आप भूल गया हूँ, हिमांशु जोशी भाई ने एक और चीज पूछी थी, टेस्ट प्लेइंग नेशन में सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हमारी, हम उसमें भूल गए। टेस्ट प्लेइंग नेशन में डिसअपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं यही है कि जो ओवरसीज टीमें हैं, जो ओवरसीज की टीमें हैं, वो कहीं ना कहीं एशिया में आके बिल्कुल आज भी वही हाल है, बिल्कुल खत्म हो जाती है, कुछ भी देखने को नहीं मिलता। 10 साल पहले भी यही था, 10 साल बाद भी यही नजर आता है। पॉन्टिंग सर ने भी कुछ नहीं उखाड़ा इंडिया में आके, माइकल क्लार्क सेम एज स्टीव स्मिथ, और आगे आने वाले इंग्लैंड भी हो, न्यूजीलैंड भी हो, कोई भी हो, किसी ने कुछ नहीं किया। बिल्कुल, तो ये डिसअपॉइंटमेंट अभी भी है कि ओवरसीज टीम जब एशिया में आके कुछ बेटर परफॉर्मेंस करने लगेंगी टेस्ट क्रिकेट में, तब ये डिसअपॉइंटमेंट दूर होगी, वरना डिसअपॉइंटमेंट चालू रहेगा। हमारे एशियन ने ओवरसीज में परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया। इंडिया ने जो किया वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन ओवरसीज की टीम इंडिया में आके या फिर एशियन में आके उस तरह का डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलता। ये सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नजर आता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दिल क्रिकेट चैनल सिर्फ और सिर्फ कड़वी सच्चाई आपके सामने रखने की कोशिश करता है। हम बटरिंग के साथ यहाँ पर नहीं बैठे होते। रिक्वेस्ट है ट्विटर इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर।